क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर की डिफरेंसेस क्या हैं और वो कौन सी घटनाएं थी जिनको एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है, और फिर भाई उन घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए एक बिल्कुल ही नई साइंटिफिक फिलॉसफी यानी कि जिसको हम आज क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं वो शुरू हुई। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई हमारा जो ये टॉपिक है फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड द राइज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इसके बारे में फर्दर बात करने से पहले हम एक बार जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसकी डेफिनेशन और साथ में उसके की पॉइंट्स, और उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स की डेफिनेशन और उसके की पॉइंट्स एक बार उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो भाई हम पहले एक बार क्लासिकल मैकेनिक्स की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लेन्स द फिनोमेना related to the motion and energy on the basis of Newton's laws of motion and Maxwell's electromagnetic wave theory। अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो हम ये कहेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स विज्ञान की वो शाखा है जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, इन दोनों के बेसिस पे मोशन और ऊर्जा यानी कि पदार्थ और ऊर्जा, मोशन एंड एनर्जी, उनसे जुड़ी हुई घटनाओं को एक्सप्लेन करती है। और इसके आप की पॉइंट्स देखें, इसके भी की पॉइंट्स क्या हैं। पहला पॉइंट क्या होता है इसका, इट इज एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल से मतलब ये नहीं है कि बहुत ही बड़े पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक से मतलब ये है कि वही जिन पार्टिकल्स का साइज 10⁻⁻⁹ मीटर से ज्यादा हो, उस चीज को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ओके, इनमें आपके डस्ट पार्टिकल से लेके और जो आपकी वही एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती हैं उसमें आपके वही जो प्लैनेट्स हैं या स्टार्स हैं वो सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है इसका भाई कि भाई ये थ्योरी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये सिर्फ और सिर्फ ये जो मैकेनिक्स है ये सिर्फ किस पे लगती है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर। दूसरा की पॉइंट क्या है इसका, if the force, velocity and initial position of the particle are known, all physical properties like position and momentum in future can be obtained। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर अगर आपको किसी पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन, उस पर लगने वाली फोर्स और उसकी वेलोसिटी, अगर ये चीज़ें आपको पता हैं तो उसकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। और किसी मूविंग पार्टिकल की जो फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री होती है आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हो एग्जैक्टली कि पार्टिकल की अगर भाई ये वेलोसिटी है, ये उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड है और ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, तो वो इस वक्त कि भाई भविष्य काल में वो इतने वक्त के बाद कहाँ पर होएगा। ठीक है, तो उसकी जो फ्यूचर की जो पोजीशन है, उसका जो मोमेंटम है, ऐसी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, उनकी फ्यूचर में एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस संभव है, पॉसिबल है। जो तीसरा की पॉइंट है वो है द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड कॉन्टिन्यूसली। ये क्लासिकल जो मैकेनिक्स है उसके अंदर आपको पता है, मैंने आपको बताया था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अलावा जो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो भी तो होती है वही। ठीक है, तो ये मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या उसका एमिशन हमेशा कैसे होगा, कॉन्टिन्यूसली। अब आपको कैसे हो गया वही कि एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन कॉन्टिन्यूसली क्यों होता है, तो मैं आपको फिलहाल जो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो तो आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा याद हो तो आपके दिमाग में होगा कि मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव की तरह कंसिडर करती है, और दुनिया के अंदर जितनी भी वेव्स होती हैं वो सारी की सारी वेव्स क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब अगर मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी रेडिएशन को वेव मानती है और वेव क्योंकि कॉन्टिन्यूअस होती है, तो जब कोई सिस्टम रेडिएशन को एमिट करता है या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है
तो वो कॉन्टिन्यूसली ही एब्जॉर्ब कर सकता है या कॉन्टिन्यूसली ही एमिट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो रेडिएशन वो एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है वो रेडिएशन ही क्या है? कॉन्टिन्यूस। आप समझे मेरी बात? तो तीसरा इसका की पॉइंट क्या है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी एमिट होती है, सिर्फ कैसे? कॉन्टिन्यूसली। तो भाई ये इसके की पॉइंट्स हैं। तो भाई पहला पॉइंट क्या है इसका कि भाई ये सिर्फ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर लगती है, यानी कि जिन पार्टिकल्स का साइज 10⁻⁹ मीटर से ज्यादा हो। दूसरा की पॉइंट क्या है इसका, अगर किसी पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन, उस पर लगने वाली फोर्स और उसकी वेलोसिटी, ये तीन चीजें हमको पता हैं, तो उस पार्टिकल की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं हम उनके बारे में जो फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शंस हैं वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा की पॉइंट क्या है भाई क्लासिकल मैकेनिक्स का, कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन हमेशा कैसे होता है? कॉन्टिन्यूसली। ठीक है। तो ये तो थी भाई क्लासिकल मैकेनिक्स की बात। अब एक बारी हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं। तो पहले हम इसकी भी क्या देखते हैं? डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लेन्स the behavior and interaction of subatomic particles on the basis of concepts like the quantization of energy, the uncertainty principle, wave particle duality and the correspondence principle। अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो क्या होएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स विज्ञान की वो शाखा है जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी कि जिन पार्टिकल्स का साइज बहुत ही कम है, उनके बिहेवियर और उनके इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करती है। कुछ भी जो नोवल कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि आपका क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है, या आपका भाई कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है, या वेव पार्टिकल ड्यूलिटी है, या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इन नोवल कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करते हुए विज्ञान की जो शाखा सबएटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर और उनके इंटरैक्शन को रैशनलाइज करती है, उनको एक्सप्लेन करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। और अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं? अब जैसे भाई हमने पहले क्लासिकल मैकेनिक्स के हमने की पॉइंट्स पढ़े थे, हम एक बार बिल्कुल वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स के हम की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला की पॉइंट क्या है? दिस इज एप्लीकेबल टू द पार्टिकल्स विद साइज स्मॉलर देन 10⁻⁹ मीटर। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का डोमेन क्या था? वो किन पार्टिकल्स के ऊपर लगती है? जब पार्टिकल्स का साइज 10⁻⁹ मीटर, अगर इससे पार्टिकल्स का साइज ज्यादा है तो क्लासिकल मैकेनिक्स उनको डील करती है। और टिपिकली अगर पार्टिकल्स का साइज 10⁻⁹ मीटर से कम है, ये कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, लेकिन ये भाई थोड़ी ब्लरी होती है, लेकिन मैंने आपको एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि 10⁻⁹ मीटर से अगर पार्टिकल्स का साइज कम है तो उनके ऊपर लगती है क्वांटम मैकेनिक्स। वो क्वांटम मैकेनिक्स के जो नियम है उनको फॉलो करते हैं। ठीक है। और इसके भाई तो इसका ये है पहला की पॉइंट। दूसरा की पॉइंट क्या है इसका? A well-defined trajectory cannot be assigned to a quantum particle and one can only talk about the probability of finding the particle at different locations in। तो दूसरा की पॉइंट क्या कहता है कि भाई क्वांटम जो पार्टिकल्स होते हैं आप उनकी एग्जैक्ट ट्रेजेक्ट्री के बारे में बात नहीं कर सकते कि भाई एग्जैक्टली पार्टिकल कहाँ पर होएगा। आप सिर्फ और सिर्फ उनकी स्पेस के अंदर जो पोजीशंस होती हैं ना, जो स्पेस के अंदर जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर उस पार्टिकल के होने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, आप सिर्फ उसके बारे में बात कर सकते हो। ओके। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है? द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड डिसकंटिन्यूअसली। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो सकती है या एमिट हो सकती है सिर्फ और सिर्फ डिसकंटिन्यूअसली। अब यहाँ से आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई अब डिसकंटिन्यूअस तो सारे पार्टिकल होते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी किसका कैरेक्टर होती है? वेव का कैरेक्टर। पार्टिकल्स का कैरेक्टर कॉन्टिन्यूटी नहीं होती। ठीक है। तो आप जब इस चीज़ को मानते हो तो दिक्कत ये होती है कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी कैसे मानना पड़ता है एज पार्टिकल। तो क्लासिकल मैकेनिक्स तीसरा की पॉइंट क्या कंसिडर करती थी कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन कॉन्टिन्यूस होएगा। क्यों? क्योंकि क्लासिकल जो मैकेनिक्स है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव कंसिडर करते हो, क्योंकि वेव सारी कॉन्टिन्यूस होती हैं। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा तो वो कॉन्टिन्यूसली ही तो होगा भाई। लेकिन यहाँ पर जो क्वांटम मैकेनिक्स है
इसके अंदर जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो रेडिएशन को वेव नहीं मानती, ये मानती है रेडिएशन को पार्टिकल। और पार्टिकल्स क्या होते हैं? डिस्कंटिन्यूअस। तो पार्टिकल्स क्योंकि डिस्क्रीट पैकेट्स होते हैं तो यहाँ पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन जो होगा वो भी क्या होगा? डिस्कंटिन्यूअसली इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो इसके बाद भाई हम क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो दूसरे मेजर जो एरियाज हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस, दूसरे जो भाई मेन जो फीचर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, उनके उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई अब क्लासिकल मैकेनिक्स की डेफिनेशन और की पॉइंट्स और क्वांटम मैकेनिक्स की डेफिनेशन और साथ में उसके की पॉइंट्स, उनको पढ़ने के बाद हम जो इनके अंदर जो दूसरे मेजर डिफरेंसेस हैं, ठीक है, उनको हम बिल्कुल साइड बाय साइड उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक इनके अंदर कितना डिफरेंट, ये कितनी डिफरेंट साइंटिफिक फिलोसफीज हैं उनके बारे में आपको आइडिया हो उसके, ठीक है। और शुरुआत में आपको ये लग सकता है कि भाई मेरे दिमाग में फितूर है, मैं इतनी बिल्कुल इरेशनल बात कैसे बोल रहा हूँ। समय के साथ आपको ये बात आपको रियलाइज होएगी, ठीक है, जब हम आपको इनके भाई जो मैथमेटिकल फाउंडेशन आपको इसके बताएंगे ना तो आपके दिमाग में ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ओके, तो पहला मेजर डिफरेंस अब वो होता है पार्टिकल्स डू नॉट शो मल्टी एग्जिस्टेंस। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल्स मल्टी एग्जिस्टेंस शो नहीं करते। और इस तरफ क्या होता है, पार्टिकल्स कैन बी प्रेजेंट एट मल्टीपल पोजिशंस इन स्पेस एट द सेम टाइम। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कोई चीज़ एक वक्त पे एक ही जगह हो सकती है, वो चीज़ एक वक्त पे दो जगह मौजूद नहीं हो सकती। आप खुद सोचें कि भाई जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, तो क्या मैं इसी वक्त यहाँ पर भी पहुँच सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, ये इम्पॉसिबल। मैं अगर यहाँ पर हूँ तो यहीं पर हूँ, मैं एक ही वक्त पे दो जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो ना भाई तो इंसान को फिर तो हम भूत की जो जैसे नहीं, ये जो प्रेत होते हैं, भूत होते हैं भाई, मतलब होते नहीं लेकिन जैसे जो भाई कॉन्सेप्ट होता है स्पिरिट्स का, ठीक है, उसमें फिर तो इंसान को भाई हम भूत मान लेंगे कि भाई वही इंसान एक ही टाइम पे अगर 10 जगह 20 जगह अगर मौजूद है, प्रेजेंट है, तो अजीब नहीं होएगा। मान लिया आप भाई यूनिवर्सिटी में हो, आपका एक दोस्त भाई वहाँ पर क्लास में है, आप घर आए, ठीक है, और वो यूनिवर्सिटी में ही रह जाता है, और आप घर आए तो वो आपसे पहले घर मिले, और आप ये मानो बहुत ही फास्ट आए हो, और फिर आप मान लिया भाई बैंक जाओ तो बैंक में भी आपको वही इंसान मिले, तो ये चीज़ क्या आपको बहुत ज़्यादा अजीब नहीं लगेगी? तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर चीज़ें एक टाइम पे एक ही जगह प्रेजेंट है। अगर भाई मनदीप दलाल फिलहाल यहाँ पर आपको पढ़ाने लग रहा है तो वो यहीं पर है, वो इसी टाइम पे दूसरी जगह नहीं प्रेजेंट हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ आप क्वांटम मैकेनिक्स की बात करो तो यहाँ पर चीज़ें मल्टी एग्जिस्टेंट होती हैं। एक पार्टिकल एक ही टाइम पे बहुत सारी जगह पे प्रेजेंट हो सकती है। मैथमेटिकल कैसे होती है तो आपको आगे बताया जाएगा। अगर मेरे ऊपर भाई जो क्वांटम वर्ल्ड है, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, उसके अगर मेरे ऊपर रूल्स मेरे ऊपर लगते नहीं लेकिन लगते हों तो क्या हो, तो जिस वक्त मैं यहाँ पर हूँ उसी वक्त भाई मैं यूनिवर्सिटी में भी हो सकता हूँ, उसी वक्त मैं भाई अपने घर पे भी हो सकता हूँ, उसी वक्त मैं यूएस में भी हो सकता हूँ, उसी वक्त मैं भाई खेत में भी हो सकता हूँ, ठीक है, मैं एक ही टाइम पे मल्टीपल पोजीशंस पे प्रेजेंट हो सकता हूँ। आपको होगी भाई ये तो बड़ी बेतुकी बात है, और भाई हमको तो ये लगता है कि इस टीचर के दिमाग में खलल है, इसके दिमाग में कोई ना कोई फितूर है जो इतनी भाई बहकी बहकी बातें कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो आप ये देखें कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर कोई पार्टिकल ही होता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल्स के पास क्या होता है? वेव कैरेक्टर, इजंट इट। मैं आपको सिर्फ एक नॉन मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन से अपनी बात को भैया कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वेव लाइक बिहेवियर ना होता हो तो आप ये बताएं कि जब आप पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पर ये नहीं बोलते कि भाई द वेव फंक्शन डिफाइनिंग द क्वांटम मैकेनिकल स्टेट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस एंड फाइनाइट। अब आप ये बताएं सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट सिर्फ कौन होती हैं? वेव्स। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड भाई कि क्वांटम वर्ल्ड में जो पार्टिकल्स वो वेव लाइक बिहेव करते हैं। तो अगर मान लिया भाई अब क्योंकि मैं तो एक पार्टिकल हूँ तो क्लासिकल वर्ल्ड के अगर मेरे ऊपर रूल लगते हैं तो मैं एज पार्टिकल ही बिहेव करूँगा, और पार्टिकल एक टाइम पे दो जगह प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन अगर मेरे ऊपर क्वांटम वर्ल्ड के रूल लगते हों तो क्या मेरे पास वेव लाइक बिहेवियर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और वेव्स कैसे बिहेव करती हैं? आप ये मानो एक बहुत बड़ा तालाब है, उस तालाब में आप ऊपर से एक पत्थर गिराते हो
तो वो पत्थर जब तालाब में गिरता है तो वहां पर एक वेव जनरेट होती है, इजंट इट? वो वेव भाई ऐसे ट्रेवल करती है किनारों की तरफ। तो वो पत्थर तो पार्टिकल है, लेकिन उसने पैदा क्या की है? जब वो पानी में गिरता है तो वो क्या जनरेट करता है? वेव्स। तो पार्टिकल है वो तो उसकी जो भाई तलहटी है तालाब की उसमें जाके बैठ जाएगा। वो एक वक्त पे उस तलहटी में एक ही जगह पे प्रेजेंट होता है, लेकिन जो वेव उसने क्रिएट की है, क्या वो वेव सिर्फ एक ही जगह एग्जिस्ट कर पाएगी कि वो वेव ट्रैवल करते हुए पूरे तालाब को ऑक्यूपाई कर लेती है? क्या वो वेव पूरे तालाब को ऑक्यूपाई नहीं कर लेती? बिल्कुल कर लेती है। इसका मतलब कि पार्टिकल सिर्फ एक टाइम पे तालाब में एक ही जगह प्रेजेंट है, लेकिन तालाब में जो वेव बनती है वो एक ही टाइम पे पूरे तालाब में प्रेजेंट है, पूरे तालाब को वो ऑक्यूपाई कर लेती है। सिमिलरली अगर मान लिया मेरे ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स लगते हों और मैं वेव लाइक बिहेवियर शो करूं, तो मैं क्या एक ही टाइम पे मल्टीपल पोजीशंस पे प्रेजेंट नहीं हो सकता क्या? इसको भाई मल्टी एग्जिस्टेंस बोलना, क्योंकि एक्चुअल बात तो होती है प्रोबेबिलिटी। तो मैं लेकिन मल्टी एग्जिस्टेंस थोड़ा इसको भाई क्या बोलते हैं, कोरिलेट करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप इसको क्लासिकल वर्ड से कोरिलेट कर सको, अपने दिमाग में जो फिजिकल पिक्चर है वो क्रिएट कर सको, वो जनरेट कर सको। तो भाई अब हम देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? थिंग्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट कवरिंग द इंटरवेनिंग स्पेस। और यहां पर क्या होता है? पार्टिकल कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवेनिंग स्पेस। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा जो इसकी भाई वियर्डनेस है उसके बारे में आपको आइडिया हो जाए। ओके, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर जाना हो उनको, तो उनको हमेशा बीच का स्पेस कवर करना पड़ेगा। वो बीच के स्पेस को कवर किए बिना ट्रैवल नहीं कर सकते। जैसे कि मान लिया मुझे इस पॉइंट से मुझे उस पॉइंट पे जाना हो, तो मुझे बीच का स्पेस कवर करना मेरे लिए ज़रूरी है। मैं कभी भी इस पॉइंट से उस पॉइंट पे बिना बीच का स्पेस कवर किए ट्रैवल नहीं कर सकता। ये क्लासिकल वर्ल्ड होता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में अगर मान लिया मुझे यहाँ से उस पॉइंट पे जाना हो, तो मुझे बीच का स्पेस कवर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ से डिसअपियर होके और वहाँ पर अपीयर हो सकता हूँ सिंपली, और कभी बीच के स्पेस में नहीं आऊँगा। आपको ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे भी संभव है? बिल्कुल संभव है। कैसे? फिलहाल मैं इसकी जो मैथमेटिकल डिटेल्स हैं उसके अंदर नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपसे अगर एक बात पूछूँ तो आपको 2s ऑर्बिटल याद है? 2s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? स्फेरिकल। मान लिया आपके पास भाई हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। आप ये मान लें कि आपने उस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर रखा है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाता है? 2s के अंदर। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन अब क्या होगा? हालांकि ये एक फोरबिडन ट्रांजिशन होएगी, एसएस ट्रांजिशन, लेकिन मान ले भाई कुछ समय के लिए, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s0 2s1, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो कहाँ पर है? 2s के अंदर। और 2s ऑर्बिटल की शेप क्योंकि कैसी होती है? स्फेरिकल। और उसके अंदर हमको ये पता है कि एक नोड होती है, यानी कि यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस, और फिर यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर नोड, और फिर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो वही इलेक्ट्रॉन नोड से पहले भी है और नोड के बाद भी, और कभी नोड में नहीं आता। यानी कि अगर हाइड्रोजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन हम क्या बना दें? 1s0 2s1, तो इलेक्ट्रॉन एक ही है लेकिन वो 2s में है, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s0 2s1 है। तो वो 2s1 का क्लाउड कैसा होता है? स्फेरिकल विद वन नोड, 2a0 के ऊपर एक नोड होएगी, 2a0 आपको पता है ना, 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो a0 है, ये है बोहर रेडियस, जिसको हम 0.53 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो 0.53 एंगस्ट्रॉम के 2 गुना दूरी पे क्या होती है? एक नोड। तो नोड के बाद भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नोड के पहले भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और नोड के ऊपर डेंसिटी क्या होती है? 0। तो वही इसका मतलब क्या हुआ कि वही इलेक्ट्रॉन नोड से पहले भी रहता है और वही इलेक्ट्रॉन नोड के बाद भी रहता है, और कभी नोड में नहीं आता। हाउ इज इट पॉसिबल? ये तभी तो संभव है कि वो इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल कर सकता है और बीच के स्पेस को ऑक्यूपाई ना करे। अगर वो फास्ट जाए तो भी तो नोड को पार करेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होता सब। तीसरा जो इनके अंदर वही जो डिफरेंस है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर कोई चीज़ या तो वेव है या कोई चीज़ पार्टिकल है। समथिंग इज आइदर अ वेव और अ पार्टिकल। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है? द पार्टिकल कैन बिहेव एज वेव एंड द वेव कैन बिहेव एज पार्टिकल। क्लासिकल वर्ल्ड के अंदर पार्टिकल हमेशा पार्टिकल की तरह ही एग्जिस्ट करता है, वेव हमेशा वेव की तरह ही बिहेव करेगी। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं
वो वेव लाइक एक्ट कर सकते हैं, और जो वेव्स होती हैं वो पार्टिकल्स की तरह एक्ट कर सकती हैं वहाँ पर। इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, कॉन्सेप्टराइज होता है वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है, लेकिन वो क्वांटम वर्ल्ड में वेव की तरह भी बिहेव करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमको पता है वेव होती है, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है। और ये आपको भाई फर्दर आपको डिटेल्ड आपको आगे बताएं कि ऐसा ऐसा क्यों होता है। ओके, ये आपको जब पढ़ाया जाएगा ना, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ रेडिएशन एंड वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ मैटर, तो आपको भाई जो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स है उनके अंदर आपको भाई जो उनके डेफिनेशन के की पॉइंट्स और उनके अंदर जो भाई कुछ एक्स्ट्रा मेजर पॉइंट्स थे वो आपको पता लगे, तो आपको ये तो बात आपको मालूम हो जाती है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो बिहेवियर है पार्टी चीज़ों का वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है किससे, क्वांटम मैकेनिक्स से। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर चीज़ें बहुत ही वियर्ड बिहेव करती हैं। वहाँ पर आपको पहली चीज़ तो आपको भाई कॉमन सेंस को एक तरफ रखना पड़ता है, वहाँ पर चीज़ें कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग नहीं चलती। क्लासिकल वर्ल्ड के अंदर भाई मैं एक टाइम पे एक जगह प्रेजेंट हूँ, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड के अंदर मैं एक टाइम पे मल्टीपल पोजीशंस पे प्रेजेंट हो सकता हूँ। अब इसे कोई सुने तो कहे तो भाई कितनी बेवकूफ़ी की बात है। और अगर मैं इसके बारे में और बात करूँ तो जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर भैया आप ये बताएं कि अगर मान लिया आप ऐसे चलने लग रहे हैं और आपके सामने दो दरवाजे हैं, तो आप क्या एक ही टाइम पे दोनों दरवाजों से पार हो सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। आप एक टाइम पे एक ही दरवाजे से पार हो सकते हो, एक टाइम पे आप दोनों दरवाजों से पार नहीं सकते। अगर आपके सामने 3 दरवाजे हैं तो भी आप भाई 3 में से किसी एक दरवाजे से ही पार हो सकते हो। आपके सामने 4 दरवाजे हैं तब भी आप 4 में से सिर्फ आप एक ही गेट से पास होगे, बाकी 3 गेट से नहीं। लेकिन अगर मान लिया भाई आपके ऊपर लगते हो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स और आप ऐसे मान लिया भाई आप इस डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके सामने 2 दरवाजे आ जाए, तो आप एक ही वक्त पे दोनों से पार हो जाओगे। आपको ऐसे कैसे भाई? ये बात आपको सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन आप ये सोचें कि क्वांटम वर्ल्ड में आपके पास होता है वेव लाइक बिहेवियर, इजंट इट? आप ये मान लें कि यहाँ पर एक पार्टीशन है, ये भाई टेबल है, यहाँ पर एक पार्टीशन है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है यहाँ तक। ये माने इस रूम के अंदर भाई इस हॉल के अंदर यहाँ तक पानी भरा हुआ है और यहाँ पर एक पार्टीशन है, और इस पार्टीशन में मैं 2 स्लिट काट देता हूँ, एक स्लिट यहाँ है और एक स्लिट यहाँ है। ओके, अब यहाँ से हम एक पत्थर गिरा दें किसके अंदर, पानी के अंदर, तो जब ये पत्थर पानी में गिरेगा तो यहाँ से क्या ऐसे भाई वेव्स नहीं निकलेंगे क्या? तो जो वेव फ्रंट होएगा, ऐसा वेव फ्रंट वो ट्रैवल करेगा और किससे टकराएगा? इस पार्टीशन से। लेकिन पार्टीशन में 2 क्या है, स्लिट। तो जब ये वेव स्लिट उस पर टकराती है तो आपको पता होगा कि इस स्लिट से फर्दर वेव फ्रंट निकलेगा और इस स्लिट से एक दूसरा वेव फ्रंट, एक तरह से ये कोहेरेंट सोर्सेज हो जाएंगे, इजंट इट? और फिर दोनों का क्या होता है, इंटरफेरेंस, यानी कि वहां से वेव चली है एक, लेकिन 2 स्लिट, लेकिन वो एक ही वेव दोनों स्लिट से क्या एक साथ पार निकल जाएगी और उसकी 2 वेव्स नहीं बन जाएंगी। और अगर मान ले भाई ये जो पार्टीशन है इसमें अगर मैं 3 स्लिट काट देता हूँ, 3 स्लिट, ठीक है, जैसे इसमें एक स्लिट तो ये हो, एक स्लिट फिर ऐसे और ऐसे भी एक स्लिट यहाँ काट दें, ठीक है, इसके अंदर भाई हमारे पास क्या हो, 3 स्लिट हो, और फिर हम भाई यहाँ से पानी में एक पत्थर गिराएं तो पानी में वेव तो बनेगी एक, ये जो वेव फ्रंट जब ये ट्रैवल करेगा तो जब ये पार्टीशन से टकराएगा तो क्या यहाँ पर 3 वेव फ्रंट निकलेंगे, तीनों से वेव ओरिजिनेट नहीं हो जाएंगे क्या? तो वो एक वेव एक ही टाइम पे तीनों दरवाजों से पार हो सकते। तो ये है भाई वियर्ड बिहेवियर क्वांटम वर्ल्ड के अंदर। तो क्वांटम वर्ल्ड में चीज़ें बहुत ही वियर्ड बिहेव करती हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा था कि आपको इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है कि भाई इनमें कॉन्ट्रास्ट क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में कितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है, कितना ज़्यादा ये डिफरेंट साइंटिफिक फिलोसफीज़ है, ये आपको आइडिया हो जाए। आपका इनका जो ट्रीट करने का आपकी जो साइकी है कि उसकी कंडीशनिंग हो उसकी। मान लिया भाई एक बॉल ऐसे भाई रोल करती आ रही है और उसके सामने मान लिया हम एक पहाड़ बना दें, आप यहाँ पर एक में क्या बोलते हैं कि भाई थोड़ी बाधा बना दें, ठीक है, तो जब ये बॉल यहाँ से रोल करती आएगी तो ये अगर इस बॉल की एनर्जी कम है इस बैरियर की पोटेंशियल एनर्जी से तो ये इसे टकराएगी और वापस हो जाएगी, अगर ज़्यादा है तो इसे क्रॉस कर जाएगी। यानी क्लासिकल वर्ल्ड में कोई मूविंग पार्टिकल बैरियर को सिर्फ कब पास करता है, जब उसकी एनर्जी बैरियर की
पोटेंशियल एनर्जी से क्या हो ज़्यादा। अगर ज़्यादा तो पार कर जाएगा, नहीं है तो भाई रिफ्लेक्ट हो जाएगा वापस। क्वांटम वर्ल्ड में अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी कम है बैरियर की एनर्जी से, तो भी वो पार्शियली उसके पास हो जाएगा, पार्शियली वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर उसकी एनर्जी कम है और बैरियर की एनर्जी ज़्यादा है, तो भी क्या होता है कि वो उससे टकराता है और रिफ्लेक्ट भी होता है और उसके अंदर भी उसको पार भी कर जाता है। तो भाई याद रखें कि क्लासिकल वर्ल्ड में चीज़ों का बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट होता है क्वांटम वर्ल्ड से। तो आपको होगी फिर भाई ये इतनी डिफरेंट साइंटिफिक फिलोसफीज़ हैं, तो ये इनमें पहले कौन से और बाद में कौन सी आई। अब मैं आपको बताऊं कि क्वांटम मैकेनिक्स तो जो 20वीं सेंचुरी है उसके स्टार्टिंग में आई थी, ठीक है। 1900 में भाई जो मैक्स प्लैंक हैं उनको फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। उनका जो काम था, उनका जो वर्क था, उससे क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हुई थी। और अब ये बात आपको सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, आपको ताज्जुब होएगा, लेकिन 19वीं सेंचुरी के एंड तक, आज से कोई 125 साल पहले की बात है, आप खुद सोचें उस वक्त तो भाई कोई टेक्नोलॉजी थी भी नहीं, लेकिन उस वक्त साइंटिफिक जो कम्युनिटी थी उनको ये फितूर हो गया भाई, उनको ये गलतफहमी थी कि विज्ञान में जितना कुछ सीखा जाना था ना वो सब कुछ सीखा जा चुका है। जितना भी फंडामेंटल जो नॉलेज हमको चाहिए वो सारी हमारे पास आ चुकी है और अब कुछ खोजने को बचा नहीं है। अब हमको सिर्फ क्या करना है कि हमको हर एक्सपेरिमेंट जस्ट रिपीट करना है और एक डेसिमल प्लेस से ज़्यादा तक उसकी वैल्यू निकालनी है। जस्ट एक्यूरेसी की बात है, अब कुछ नया नहीं खोजेंगे, अब हम कुछ नया नहीं खोज सकते। तो ये उस टाइम पे भाई साइंटिफिक कम्युनिटी के दिमाग में था, क्योंकि उस वक्त उनके पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, जो क्लासिकल फिजिक्स थी, उसमें दो चीज़ें थी। एक तो उसके अंदर थी भाई न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसमें आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है। जो न्यूटन के नियम थे उनको यूज़ करके वो जो मैटर है उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पाते थे कि चीज़ें कैसे बिहेव करेंगी। तो जो पार्टिकल्स की जो मोशन है भाई उसको वो कैसे एक्सप्लेन कर पाते थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ज़रिए। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था, रेडिएशन को उन्होंने कैसे रैशनलाइज किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेसिस। तो ये आपको पता है भाई जो इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन जैसे जो फिनोमेना है वो वेव्स ही शो कर सकती हैं। और जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल है उन्होंने भाई जो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इन्होंने इसको माना। और बाद में आपको पता है हर्ट्ज ने भाई एक्सपेरिमेंट करके और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से उन्होंने भाई रेडिएशन भी प्रोड्यूस करके दिखाई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसको हम क्लासिकली, इसको हम कंबाइंडली क्या बोलते थे, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो इस क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस पे साइंटिफिक कम्युनिटी ऑलमोस्ट हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर पाती थी, हर एक फिनोमेना को वो एक्सप्लेन कर पाते थे, कुछ भी उनके पास अनएक्सप्लेन्ड नहीं था। लेकिन फिर एक घटना ऐसी हुई जिसका साइंटिफिक कम्युनिटी के पास कोई जवाब नहीं था, और उनमें वो पहली फिनोमेना थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को आपको बताएं भाई, इसको सबसे पहले किरचॉफ्स ने इसको स्टडी किया था, लेकिन किसी के पास इसका एक्सप्लेनेशन था कि ये है क्या। आपको भाई पता है, थोड़ा आपको आइडिया हो भी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है कि जब आप किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो वो गर्म होने के बाद पहले तो वो रेड कलर एमिट करती है, उसके बाद उसका अगर आपने उसको फर्दर हीट कर दिया तो उसका जो कलर है वो येलोइश वाइट होता है, और आपने उसको फर्दर हीट कर दिया तो वो वाइट हो जाएगी, और फर्दर हीट करने पर वो ब्लूइश वाइट हमको नजर आती है। तो इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन था एनर्जी का, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया। और दूसरा उसका कलर क्यों बदलता है कि भाई उसका सेम कलर क्यों नहीं रह जाता। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए था, पहली बात तो। दूसरा उसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सपेक्टेशन थी क्लासिकल मैकेनिक्स की वैसा नहीं आया, उसमें बहुत ज़्यादा डेविएशन था। तो एक तो भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं हुआ किससे, क्लासिकल मैकेनिक्स से। तो इसको फिर एक्सप्लेन किया मैक्स प्लैंक ने। तो मैक्स प्लैंक ने जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन किया तो उन्होंने दी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कॉन्टिन्यूस ना माने क्या मानती है, डिसकॉन्टिन्यू इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो ये फिनोमेना भाई एक्सप्लेन नहीं हो पाई किससे, क्लासिकल मैकेनिक्स से। और इसके अलावा भी कई मेजर फिनोमेना थी भाई जिनका क्लासिकल मैकेनिक्स के पास कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं था। उनमें दूसरी जो मेजर फिनोमेना थी वो कौन सी थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या होता है, कैसे भाई क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो इसको एक्सप्लेन करने में,
और कैसे फिर इसको भाई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। यानी कि जब मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर दिया अपनी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, ठीक है, तो उसके बाद जो बाकी घटनाएं थी जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है, उनको भी फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हेल्प से ही सॉल्व किया गया। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के जो भाई फंडामेंटल आइडियाज थे उन्हीं को यूज करते हुए, उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए एक्सप्लेन किया गया। ओके, तो 4 घटनाएं कौन सी थी जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई और जिनको बाद में क्वांटम मैकेनिक्स ने एक्सप्लेन किया। उनमें पहली थी आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सबसे मेन ये है भाई, ठीक है। दूसरी आपकी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरी आपकी है हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स। जो फोर्थ फिनोमेना थी भाई वो थी स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हैं जो, ठीक है, उनका स्पेक्ट्रा यानी कि स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो ये 4 घटनाएं थी भाई जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई और इनको फिर भाई एक्सप्लेन करने के लिए एक बिल्कुल नई साइंटिफिक फिलॉसफी जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करते हुए स्टार्ट हुई थी, उसने फिर धीरे धीरे भाई उसके अंदर मॉडिफिकेशन होते चले गए, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होती चली गई, वो रिफाइन होती चली गई और उसने फिर भाई जो बाकी जो घटनाएं थी उनको एक्सप्लेन किया। तो इससे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इससे अगले जो लेक्चर्स होंगे उनमें पहले हम एक्सप्लेन करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कि भाई ये क्या होता है, कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई और कैसे क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन करती है। सिमिलरली फिर उससे अगले लेक्चर में भाई क्या होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है और कैसे क्वांटम मैकेनिक्स उसको एक्सप्लेन करती है। उससे आगे फिर आपका भाई हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करने में फेल होती है और कैसे क्वांटम मैकेनिक्स उसको एक्सप्लेन करती है। और भाई जो आपका लास्ट में आपका आएगा स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है, कि ये होता क्या है और क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई और कैसे इसको भाई क्वांटम मैकेनिक्स ने एक्सप्लेन किया। ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ आपके सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।